नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आज की क्लास रहेगी, जिसमें आप डेफिनेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस की, आइडेंटिफिकेशन और हेल्पिंग वर्ब और रूल्स ऑफ एडिंग आईएनजी, इनके कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब एडवर्ब्स कौन कौन सी जिसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है, और अदर बेसिक रूल्स और क्या क्या रूल्स होते हैं वो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन: प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज उस एक्शन के लिए किया जाता है या उस कार्य के लिए किया जाता है जो बोलते वक्त जारी हो, यानी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलते वक्त कार्य गोइंग ऑन हो, कंटिन्यू हो, जारी हो, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी के सेंटेंस की, तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रही हूँ, रहे हो, ये इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, ये जो सेंटेंस है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ब खाना और खाना है वर्ब, और ये तो नाउन है खाना, जिसको आप फूड बोलेंगे। ये खाना है, खा रहा है, पीछे रहा है, आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी वह खाना खा रहा है। तो इसमें जो एक्शन है, कार्य है, वो बोलते वक्त जारी है। जिस समय आप बात करते हैं या जब बोल रहे होते हैं तो उस समय वो कार्य जारी रहता है। तो ऐसे कार्यों को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में तीन हेल्पिंग वर्ब है इसकी: इज, आर और एम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब एक तो होगी इज, एक होगी आर, एक होगी एम। अब इसका प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है? यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप इज लगाएंगे। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी बहुवचन करता है तो वह आर लगाएंगे, और आई के साथ में एम का यूज करेंगे। और इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। और इसको, इसका जो फॉर्मूला है, पैटर्न है, वो रहेगा: पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएगी, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में याद रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे जोड़ते हैं, उसके अलग अलग नियम हैं। जैसे अधिकांश क्रियाओं में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़कर आईएनजी वाली वर्ब बना दी जाती है। जैसे ये प्ले है तो आईएनजी जोड़ दिया, रीड है आईएनजी जोड़ दिया, वर्क है वर्किंग आईएनजी जोड़ के वर्ब बना दी जाती है। अब इसका जो दूसरा नियम है कि यदि किसी वर्ब के एंड में ई हो तो ई को हटाना है और आईएनजी जोड़ना है। जैसे यहाँ राइट है, इसमें पीछे ई है, तो अब आईएनजी जोड़ेंगे तो यहाँ ई हटा दिया और आईएनजी जोड़ दिया। तो ये नियम आपको याद रखना। ई में यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एंड में ई हो तो आईएनजी जोड़ते वक्त ई को हटा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। इसमें ई है तो इसमें ई हट गया, ड्राइव ई हट गया, ड्राइविंग हो गया। इसका और अपवाद ये देखें, यदि डबल ई हो या वाई ई हो तो ई नहीं हटेगा, यानी कि यदि सिंगल ई हो तो हटाना है, डबल ई हो तो नहीं हटाना है, और वाई ई हो तो भी नहीं हटाना। जैसे सी में आईएनजी जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, इसमें ई नहीं हटेगा। एग्री में डबल ई है पीछे, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो एग्रींग हो जाएगा, आई ई नहीं हटेगा। और डाइंग में ये डाई, कल्प लगाना या डाई करना, जैसे माथे में अपन डाई करते हैं वो डाई है, कलर लगाने वाली, तो डाइंग। इसमें वाई ई आया है तो इसमें नहीं हटा है, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ के लिख दिया गया है। और जो तीसरा रूल वो है आपको ध्यान रखना है, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई को वाई में बदलकर आईएनजी लगा देते हैं। यानी कि यदि किसी वर्ब के एंड में आई ई हो तो आई ई चेंज कर देंगे वाई में, फिर आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे लाई है, इसमें लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना होता है या लेटना भी होता है, ये ध्यान रखना। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और
लेटना भी होता है, लेटना। तो दोनों वर्ब, वर्ब का रूप ये रहेगा लाई, स्पेलिंग ये रहेगी, लेकिन अर्थ है वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है, सेंस पर डिपेंड करता है कि उसमें लाई का मतलब झूठ बोलना है या लेटना है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो ये आई ई आ जाता है तो आई ई को हटाएंगे और वाई लगाएंगे, फिर आई एन जी जोड़ देंगे। डाई का मतलब भरना, तो यहाँ डी वाई और आई एन जी जोड़ दिया, यानी कि आई ई को हटाया और वाई लगाया, आई एन जी जोड़ा है। टाई है, इसमें भी आई ई को हटाया है और वाई लगाया है और आई एन जी, टाई का मतलब होता है बांधना। फिर नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ब के एंड में कोई व्यंजन हो और व्यंजन से पहले कोई एक स्वर हो, तब एंड में आए व्यंजन को या कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ दिया जाता है। सीधा है कि यदि एंड में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन, और उससे पहले कोई स्वर हो, यहाँ पे स्वर हो, स्वर का मतलब होता है वोवेल, और होना चाहिए सिंगल, सिंगल वोवेल होना चाहिए। तब क्या करते हैं कि जो ये एंड का कॉन्सोनेंट आता है, एंड में एंड का जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं और फिर आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे ये एन आए, उससे पहले एक वोवल है, तो वोवल आप जानते होंगे वोवल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ और यू, ये है वोवल। इनके अलावा जो भी है अल्फाबेट्स उनको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ एन और उससे पहले एक सिंगल वोवल आया है, तो एंड का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा ना, एन डबल हो जाएगा तो रनिंग हो जाएगा। ऐसे सिट है, इसमें सिटिंग हो जाएगा, गेट है गेटिंग हो जाएगा, स्विम है या एम आया है और उससे पहले एक स्वर है तो डबल एम हो गया और फिर आईएनजी जोड़ दिया। अब बिगिन में भी आप देखें, ये एन है और उससे पहले एक स्वर है और बिगिनिंग हो गया है। फिर ये ध्यान रखना आपको कि अंतिम अंतिम अक्षर पर स्ट्रेस होना चाहिए, मतलब जोर, जिसे आप कहते हैं कि उस अंतिम जो कॉन्सोनेंट होता है वो अंतिम अक्षर अक्षर पर बल स्ट्रेस हो, तब अंतिम जो व्यंजन है वो डबल हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। 5 नंबर है रूल, यदि वर्ब के अंत में एल हो, ब्रिटिश अंग्रेजी में एल हो, तो एल को डबल कर दिया जाता है और आईएनजी लगा दिया जाता है, जैसे ट्रेवल है। अब ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रेवल पीछे एल आया, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, पीछे एल आया है तो आईएनजी जोड़ेंगे तो डबल एल हो जाएगा, ट्रेवलिंग हो जाएगा। कैंसल है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये डबल एल हो जाएगा। लेकिन जो अमेरिकी अंग्रेजी है, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में अक्सर डबल एल नहीं किया जाता है, जैसे ट्रेवल है कैंसल है उसमें डबल एल नहीं करते हैं, डायरेक्ट आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो दोनों ही रूप इनके सही है। अब रूल बेस्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कैसे होता है, तो रूल पर चर्चा कर लेते हैं, नियमों पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब्स कौन सी है। एडवर्ब्स आपको ध्यान रखना है कि सीटी 10+2, सीटी ग्रेजुएशन या कोई सी भी आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम ले रहा हो, तो प्रेजेंट यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस उनको पूछना है तो वो एडवर्ब्स देंगे। और एडवर्ब्स आपको याद रखनी है कि उस एडवर्ब्स से पता चल जाता है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा या पास्ट की कोई टेंस आएगा या फ्यूचर का कोई टेंस आएगा। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब्स है वो आप ध्यान रखेंगे। एक तो नाउ, यदि नाउ वर्ड आ जाए सेंटेंस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस आना चाहिए, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। करंटली वर्ड आ जाए, दीज डेज आ जाए, नाउ डेज आ जाए, स्टिल आ जाए और राइट नाउ आ जाए। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, स्टिल, राइट नाउ या नाउ, नाउ डेज, दीज डेज। अब एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ। अब इनका जो मतलब होता है वो क्या होता है, नाउ का मतलब होता है अब, एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में अभी, एट द मोमेंट मतलब इसी पल, इस पल, दिस मॉर्निंग इस सुबह, दिस इवनिंग इस शाम, करंटली यानी कि अभी, करंटली इन वर्तमान में अभी जारी जो समय है वो, दीज डेज इन दिनों में, नाउ डेज इन आजकल, स्टिल इन अभी, राइट नाउ इन अभी, ठीक अभी। तो ये जो टाइम एडवर्ब्स है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है और उससे पता चल जाता है कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब ये होता है कि या तो इज लगाना है या आर लगाना है या एम और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाना, ये रूप लगाना होता है। और या जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको ये ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा और आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा और जो एम है वो आपको पता ही है आई के साथ में आएगा। सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ नाउ आया, नाउ आता ही तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया।
अब यहाँ एट प्रेजेंट आया है, एट प्रेजेंट आते ही देखो ये इज स्टैंडिंग हो गया है। अब यहाँ इज आया तो यहाँ मुकेश के अकॉर्डिंग आया, सी के अकॉर्डिंग आया, ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आया है। अब यहाँ देखना आपको एट द मोमेंट, एट द मोमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म आएगी इज नीटिंग। अब यहाँ जो नीटिंग है, निट है, निट का मतलब होता है गूंथना, बनाना, जैसे स्वेटर वगैरह गूंथते हैं, तो इसमें टी आया लास्ट में, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले ई आया है तो डबल टी हो गया। ये नियम पढ़ा था कि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई एक वोवल हो तो एंड के कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ ये नाउ आ गया वापस, तो नाउ आते ही तो यहाँ आर राइटिंग हो गया। अब यहाँ द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो यहाँ इसलिए आर आया है। अब यहाँ राइटिंग, राइट की स्पेलिंग होती है ये। अब एक नियम है कि जब एंड में ई हो तो ई को हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं तो राइटिंग हो जाएगा। तो यहाँ नाउ के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। अब यहाँ राइट नाउ आ गया, राइट नाउ आते ही तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, इज टॉकिंग। अब यहाँ देखें एट द मोमेंट आ गया, एट द मोमेंट आते ही तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो यह इज एक्सप्लेनिंग हो गया। अब एक्सप्लेनिंग में देखो एक्सप्लेन, लास्ट में ए कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले जो वोवेल है वो कितने हैं, दो है। एक्सप्लेन में कॉन्सोनेंट तो एक है लेकिन इससे पहले जो वोवेल्स है वो दो वोवेल्स है, इसलिए लास्ट का एंड का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल नहीं होगा, सिंगल वोवेल होना चाहिए। जैसे पुट हो गया, कट हो गया, रन हो गया, इनमें ये पीछे कॉन्सोनेंट है लेकिन एक एक स्वर आ रहा है इससे पहले तो डबल होगा। तो ये एट द मोमेंट आया है तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। फिर रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर ए टेम्परेरी एक्शन which may not be actually happening at the time of speaking but the action is continuing these days or around the present time। का मतलब यह है कि कोई भी टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी एक्शन, स्थायी नहीं है, अस्थायी एक्शन है जो बोलते वक्त तो जारी नहीं है लेकिन इन दिनों में चल रहा है या उन दिनों में चल रहा होता कार्य। जैसे आप कहते हैं कि मैं इन दिनों में एक नोवेल पढ़ रहा हूँ, इन दिनों में मैं रामायण का अध्ययन कर रहा हूँ, इन दिनों में मैं आप आरबीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इन दिनों में मैं, या और कोई काम कर रहे हो, तो वो कार्य तो टेम्परेरी एक्शन है, अस्थायी कार्य है। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो या किसी को आपके कार्यों के बारे में बता रहे होते हो तो उस समय वो कार्य जारी नहीं रहता है लेकिन उन दिनों में वो कार्य चल रहा होता है, तो ऐसे कार्य टेम्परेरी एक्शन होते हैं और ऐसे कार्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के माध्यम से शो किया जाता है, बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, मैं रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ। आप किसी दोस्त को बताते हैं कि मैं कोई किराए के घर में रह रहा हूँ, तो जब आप बात कर रहे हो उस समय तो जारी नहीं है लेकिन उस समय के दौरान, यानी इन दिनों में, उस पर्टिकुलर समय में, 1 महीने से 2 महीने से जो भी है, आप एक किराए के घर में रह रहे हो। जैसे ही इज रीडिंग द महाभारत, वह महाभारत पढ़ रहा है, तो महाभारत है वो, जब आप बात कर रहे हो उस समय तो महाभारत नहीं पढ़ रहे हो होंगे शायद, इन दिनों में शाम को, सुबह, या इन दिनों में 2 5 4 दिनों से आप महाभारत पढ़ रहे हो। तो ये अस्थायी कार्य है, टेम्परेरी एक्शन है। अब जो टेम्परेरी एक्शन होते हैं इनमें ज्यादातर दीज डेज, ये वर्ड ज्यादातर काम में लिए जाते हैं, दीज डेज ये। तो सेज स्टडिंग फिजिक्स दीज डेज, इन दिनों में मैं फिजिक्स का अध्ययन कर रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वी आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, इन दिनों में हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और इन दिनों में हम एसएससी एग्जामिनेशन का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो माय ब्रदर कर रहा है, तो मेरा भाई कर रहा है, तो इन दिनों में। तो दे आर वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज, इन दिनों में वे नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वे, तो प्लूरल है तो आर आ गया। तो टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि नियर फ्यूचर, आने वाले समय में कोई अरेंज्ड वर्क हो, यानी कि आपका पहले ही अरेंज किया हुआ कोई काम हो, यानी कोई निश्चित कार्य क्रम हो, कोई योजना हो, निश्चित कार्यक्रम जो आपने पहले ही, जिसका आपने पहले ही टाइम टेबल बना लिया है, अरेंज कर लिया है, और वो आपका निजी कार्य हो। ये ध्यान रखें, ज्यादातर जो निजी कार्य होते हैं, अपने पर्सनल कार्य होते हैं और वो अरेंज्ड होते हैं, यानी कि पहले से नियोजित कार्य होते हैं। ऐसे कार्यों को शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कार्य, एक ऐसा नियम प्रेजेंट सिंपल में भी आता है, उसमें होता है यह है कि वो भी फिक्स शेड्यूल का कार्य होता है, फिक्स शेड्यूल कार्य होता है, फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग
कार्य होता है, लेकिन वो ज्यादातर पर्सनल नहीं होते हैं। यानी कि वो या तो विभागीय कार्य होते हैं या किसी गवर्नमेंट के कार्य होते हैं, तो वो पर्सनल नहीं होते हैं, वो फॉर्मल कार्य होते हैं, फॉर्मल एक्शन होते हैं। फॉर्मल एक्शन में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। वो फिक्स शेड्यूल और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कार्य होते हैं। जैसे ट्रेन 5 बजे रवाना होती है, तो आप लिखेंगे द ट्रेन स्टार्ट्स एट 5 PM। यानी कि ट्रेन है वो 5 बजे रवाना होती है, उसका फिक्स शेड्यूल है। तो उसमें पर्सनल कार्य नहीं है। ज्यादातर ज्यादातर पर्सनल कार्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग शो किए जाते हैं, जो निकट भविष्य में काम होने वाले हो, द नियर फ्यूचर में काम होने वाले हो। तो पर्सनल कार्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और यदि कोई फॉर्मल एक्शन है वो भी फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग कार्य होते हैं, तो वो होंगे प्रेजेंट सिंपल में। जैसे आप बोलेंगे द PM कम्स जयपुर टुमारो। ये पर्सनल कार्य नहीं है, यानी पर्सनल एक्शन नहीं है, ये कोई फिक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग कार्य है, और निकट भविष्य में ये कार्य पूरा होगा, यानी कि कल कार्य पूरा होगा। लेकिन पहले योजनाबद्ध कार्य है, लेकिन पर्सनल नहीं है, फॉर्मल एक्शन है। किसी, मैंने कहा था फॉर्मल एक्शन वो होते हैं किसी गवर्नमेंट के हो या किसी विभाग के कार्य हो, वो होते हैं फॉर्मल कार्य, फॉर्मल एक्शन। जो फॉर्मल एक्शन होते हैं, फॉर्मल एक्शन को प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग शो किया जाता है ज्यादातर। और जो पर्सनल और निजी कार्य होते हैं और अरेंज्ड वर्क होते हैं, और वो नियर फ्यूचर में टेक प्लेस यानी आयोजित होने वाले होते हैं, तो वहां आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ नियर फ्यूचर में कार्य होंगे और अरेंज्ड कार्य हैं, यानी कार्यक्रम योजना निकट भविष्य में पहले सत्य है या निश्चित कार्यक्रम या योजना है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से शो किया जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू चेन्नई टुनाइट, आज रात को वो चेन्नई जा रही है। आने वाला समय है, लेकिन बोलते वक्त तो कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में कार्य पूरा होगा, तो इसे आप फ्यूचर एक्शन बोल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एक्शन वो पर्सनल एक्शन है, इसलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है। से इज गोइंग होम टुमारो, अब ये टुमारो आ गया तो फ्यूचर है, कार्य तो फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन ये अरेंज्ड वर्क है, और यहाँ कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हुआ है। आई एम लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने पटना के लिए रवाना हो रहा हूँ या पटना जा रहा हूँ। माई ब्रदर इज कमिंग टुमारो, मेरा भाई कल आ रहा है। तो ये फिक्स अरेंज्ड वर्क है और पर्सनल है। वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, यानी हम कल प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। दे आर विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट संडे, वो अगले संडे को जयपुर का भ्रमण करने वाला है या जयपुर जाने वाला है, जयपुर जा रहा है। तो जो पर्सनल एक्शन है और अरेंज्ड वर्क है, नियर फ्यूचर में वो कार्य होने वाले हैं, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करोगे। और कभी कभी आप देखेंगे ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि जो पर्सनल वर्क है, जो पर्सनल वर्क है या पर्सनल जो पर्सनल एक्शन है, वो कभी कभी आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल में भी लिखे जाते हैं। और कभी जो फॉर्मल एक्शन होते हैं, और ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि फॉर्मल जो एक्शन होते हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है ज्यादातर, है ना, उनको फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी शो कर दिया जाता है या लिख दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इसमें अब प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा या प्रेजेंट सिंपल आएगा। और ये भी ध्यान रखें कि एक ऐसा प्रश्न जिसमें दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा और वो आप इजी वे में उसको क्लिक कर देंगे। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इरिटेटिंग और रिपीटेड हैबिट, इरिटेटिंग और रिपीटेड हैबिट विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअली। यानी कि ऐसी आदत होती है जो बार बार वो काम करते रहते हैं या शिकायती काम करते रहते हैं, और वो जो काम करते हैं वो इरिटेटिंग करने वाले काम होते हैं, और वो बार बार हैबिट के अकॉर्डिंग काम होते हैं, लेकिन अपने को लगता है कि ये क्यों कर रहा है, मतलब अपन इरिटेट होते हैं उससे। ऐसे इरिटेटिंग और रिपीटेड हैबिट जो बार बार होती हो, और ऐसे सेंटेंसेज में ज्यादातर ऑलवेज, कंस्टेंटली और कंटिन्यूअली वर्ड आते हैं। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअली वर्ड आते हैं, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये आप ये ध्यान रखना कि जो हैबिट होती है वो नेगेटिव हैबिट होती है, रिपीटेड हैबिट होती है, इरिटेटिंग हैबिट होती है, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। यदि वो हैबिचुअल एक्शन है तो प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, उसमें जो एक्शन है वो रिपीटेड नहीं है और इरिटेटिंग हैबिट नहीं है प्रेजेंट सिंपल में, जो हैबिट वाले एक्शन होते हैं वो। और यहाँ जो इरिटेटिंग है, रिपीटेड हैबिट है,
और नेगेटिव हैबिट होती है इसमें ज्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअली वर्ड ज्यादातर आते हैं। जैसे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, अब देखो ये नेगेटिव है, यानी लेट आने की उसकी आदत है, रिपीटेड एक्शन, इरिटेटिंग है, रिपीटेड हैबिट है ये, यानी ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, वह हमेशा लेट आता रहता है, ये उसकी इरिटेटिंग हैबिट है। माई डॉग इज वेरी सिली, मेरा कुत्ता है बहुत सिल्ली है, मूर्ख है। ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, वह हमेशा है रोड पर दौड़ जाता है बाहर। तो ये इरिटेटिंग हैबिट, नेगेटिव हैबिट आप मान सकते हैं। शी इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग हर फोन, यानी कि वो लगातार अपना फोन यूज करती रहती है। अब वो कॉन्स्टेंटली लगातार अपना फोन यूज करती है तो ये इरिटेट करने वाली हैबिट है, नेगेटिव हैबिट हो गई है। दे आर कंटिन्यूअली मेकिंग नॉइज, वे मतलब लगातार नॉइज करते रहते हैं, तो ये इरिटेटिंग हैबिट हो गई। ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग माई नेम, वह हमेशा मेरा नाम भूलते रहते हैं, यानी कि भूलने की उनकी आदत है, और जब वो नाम भूलते रहते हैं तो आपको इरिटेट भी करते होंगे, तो ये इरिटेटिंग हैबिट है। तो इरिटेटिंग हैबिट और रिपीटेड हैबिट जिनमें ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूअली वर्ड आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब यहाँ कंस्टेंटली इंटरप्टिंग मी, यानी कि वह लगातार मेरे अंदर इंटरप्ट करते रहते हैं, यानी हस्तक्षेप करते रहते हैं मेरे कार्यों में, बीच बीच में वो बोलते रहते हैं, इंटरप्ट करते रहते हैं। इंटरप्ट का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, परेशान करना। रूल नंबर 5 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए टेम्परेरी सिचुएशन। टेम्परेरी एक्शन, वो पहले आपने एक रूल पढ़ा था टेम्परेरी एक्शन का, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, अस्थायी स्थिति के बारे में है। तो किसी अस्थायी स्थिति, जो टेम्परेरी सिचुएशन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो, टेम्परेरी सिचुएशन होती है, एक परमानेंट सिचुएशन होती है। एक तो होती है टेम्परेरी सिचुएशन, एक होती है परमानेंट सिचुएशन। जो टेम्परेरी सिचुएशन होती है उसमें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, और परमानेंट जो सिचुएशन होती है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। तो टेम्परेरी सिचुएशन के लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और परमानेंट सिचुएशन के लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। टेम्परेरी सिचुएशन क्या होती है और परमानेंट सिचुएशन क्या होती है, वो एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। देखो, पहला एक एग्जांपल है, जैक इज स्टैंडिंग बाय द फायर। जैक है वो आग के पास खड़ा है, तो ये टेम्परेरी है, अस्थायी नहीं है। जैक है वो आग के पास थोड़ी देर के लिए खड़ा रह सकता है, ज्यादा लंबे समय तक खड़ा नहीं रहेगा। आपने जब जैक को देखा तो आप ये बोल रहे हो, या आप बोल सकते हो कि जैक स्टैंडिंग बाय द फायर, जैक है आग के पास खड़ा है, कुछ समय के लिए खड़ा है, जब आपने देखा तो उस समय वो खड़ा था, तो ये टेम्परेरी सिचुएशन हो गई। परमानेंट सिचुएशन क्या है कि जैक स्टैंड्स बाय द फायर, यानी कि जैक है आग के पास खड़ा रहता है, या खड़ा, ये परमानेंट हो गया। वो परमानेंट तो हो ही नहीं सकता कि जैक परमानेंट आग के पास खड़ा हो, तो परमानेंट एक्शन के लिए तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो इस स्थिति में प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आ सकता कि जैक है वो आग के पास खड़ा रहता है, इसमें प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा। खड़ा है थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी एक्शन है। द वॉशिंग इज हैंगिंग ऑन द लाइन, जो भी आपके धोए हुए कपड़े, वॉशिंग मतलब धोए हुए कपड़े, वो किसी लाइन पर, जिसे आप मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं तनी, किसी लाइन पर सूख रहे हैं, लटके हुए हैं सूखने के लिए, तो ये टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के बाद आप उनको उतार लेंगे। वी आर स्टेइंग इन ए होटल दिस वीक, यानी कि इस सप्ताह हम किसी होटल में ठहरे हुए हैं, आप कहेंगे, ये टेम्परेरी एक्शन है, थोड़े समय के लिए। दे आर लिविंग विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स दीज डेज, इन दिनों में वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी है, उनके साथ रह रहे हैं, तो ये टेम्परेरी सिचुएशन है। आई एम यूजिंग माई फ्रेंड्स लैपटॉप फॉर नाउ, यानी कि अभी के लिए मैं मेरे फ्रेंड का लैपटॉप है वो यूज कर रहा हूँ, टेम्परेरी है। अब जो परमानेंट एक्शन क्या होते हैं वो देखें। जैसे मैं कहूं, जैसे अपन लेते हैं आगरा इज, आगरा इज सिचुएटेड ऑन यमुना रिवर, ऑन द यमुना रिवर, ये परमानेंट एक्शन है। यानी आगरा इज सिचुएटेड ऑन द यमुना रिवर, आगरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये परमानेंट एक्शन है, परमानेंट वो खड़ा है, आगरा वहां स्थित है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का पेशिव है, लेकिन इसमें टेंस तो प्रेजेंट सिंपल ही है। जैसे आप कहेंगे माई हाउस स्टैंड्स बाय द रिवर, इसका मतलब यह होता है कि मेरा जो घर है वो नदी के किनारे पर स्थित है,
स्टैंड्स मतलब खड़ा है या स्थित है। तो ये परमानेंट एक्शन है, टेम्परेरी नहीं है, क्योंकि आपका घर है वो नदी के किनारे पर परमानेंट है। तो परमानेंट एक्शन के लिए या परमानेंट सिचुएशन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो टेम्परेरी एक्शंस होते हैं, अस्थायी सिचुएशन होती है, तो वहां आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जेक इज स्टैंडिंग बाय द फायर, ये टेम्परेरी है। आप ये बोलेंगे कि जेक स्टैंड्स बाय द फायर, जेक आके पास खड़ा है, इसमें प्रेजेंट यानी परमानेंट खड़ा नहीं है वो, इसमें टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट आके पास खड़ा नहीं रह सकता। फिर रूल नंबर 6 है, द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, जिनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। यानी कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका कंटिन्यूअस फॉर्म होता ही नहीं है, उनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। जो स्टेटिव वर्ब्स है वो कंटिन्यूअस रूप में नहीं आती है, तो फिर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती है, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का है, कंटिन्यूअस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स नहीं आती है। तो उनका यूज कौन कौन से टेंस में किया जा सकता है? एक तो सिंपल, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का है या पास्ट का है। एक परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट का है, पास्ट का, चाहे फ्यूचर का है। तो सिंपल और परफेक्ट टेंस में ही स्टेटिव वर्ब्स का यूज होता है। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है? जो केवल अवस्था बताती है, केवल अवस्था ही बताती है, उसमें मतलब कोई वो डायनेमिक वर्ब्स नहीं होती है, यानी उसमें कोई ऐसी क्रियाएं जिसमें गतिशीलता नहीं हो, डायनेमिक वर्ब्स नहीं हो, जिसको आप एक्शन वर्ब कहते हैं, वो एक्शन वर्ब नहीं होती है, वो केवल नॉन एक्शन वर्ब होती है। नॉन एक्शन वर्ब वो होती है जो केवल अवस्था बताती है। तो अब स्टेटिव वर्ब्स कौन कौन सी है जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, दूसरे टेंस सिंपल और परफेक्ट में हो सकता है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब स्टेटिव वर्ब्स वो होती है जो अवस्था स्थिति बताने का काम करती है। ऐसी क्रियाएं जो अवस्था बताती है, भावना, विचार, अनुभव, स्वामित्व, मालिकाना और स्थिति बताती है, उन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। अब जो स्टेटिव वर्ब्स है, इसके 5 प्रकार होते हैं स्टेटिव वर्ब्स के, जिसमें पहला प्रकार है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन अनुभूति या इंद्रियों से अनुभव करने वाली क्रियाएं, अनुभूति या इंद्रियों से अनुभव करने वाली क्रियाएं होती है, उनको बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब वो क्रियाएं कौन कौन सी है? जैसे सी है, हियर है, स्मेल है, नोटिस है, रिकग्नाइज है। ये जो वर्ब है इनका कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होगा, यानी कि इनके साथ में आईएनजी वाली वर्ब नहीं आएगी, या तो सिंपल या परफेक्ट टेंस वाली फॉर्म आ सकती है। जैसे आई सी ए बर्ड इन द स्काई, मैं आसमान में बर्ड देखता हूँ, एक बर्ड देखता हूँ, एक पक्षी देखता हूँ, ये सी आएगा। इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, आई एम सीइंग नहीं होगा, ये आई एम सीइंग नहीं होगा, आई एम सीइंग नहीं होगा, स्टेटिव वर्ब है। सी हियर्स ए स्ट्रेंज नॉइज, वह एक अजीब नॉइज सुनता है, तो प्रेजेंट सिंपल आ गया। या इसमें पास्ट सिंपल भी आ सकता है, सी हर्ड आ सकता है, सेकंड फॉर्म आ गई। सी हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज, उसने एक स्ट्रेंज नॉइज सुना, एक अजीब शोर सुना, तो ये हो सकता है। यानी कि सी इज हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज, ये नहीं होगा, सी इज हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज ये नहीं होगा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है। दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये जो फूल है वो मधुर सुगंध देता है, तो यहाँ ये स्मेल है, स्टेटिव वर्ब है, और इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। पास्ट सिंपल भी आ सकता है, फ्यूचर सिंपल भी आ सकता है ना, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं आएगी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली फॉर्म नहीं आएगी। दिस फ्लावर इज स्मेलिंग नहीं होगा, या वॉज स्मेलिंग नहीं होगा। आई नोटिस योर न्यू वॉच, यानी कि मैं तुम्हारी जो नई घड़ी है उसको नोटिस करता हूँ। या आई नोटिस्ड हो सकता है, आई नोटिस योर न्यू वॉच, मैंने तुम्हारी नई वॉच है उसको नोटिस किया, तो आई एम नोटिसिंग नहीं होगा इसमें। ही रिकग्नाइजेज मी, वो मुझे पहचानता है, अब ही इज रिकग्नाइजिंग मी ये नहीं होगा, यानी कंटिन्यूअस वर्ब इसमें नहीं आएगी, स्टेटिव वर्ब। अब दूसरी वर्ब है वर्ब्स ऑफ अपियरिंग। वर्ब्स ऑफ अपियरिंग होती है, उसका भी कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है। अब अपियरिंग वर्ब में आपको ये ध्यान रखना कौन कौन सी वर्ब है जो अपियरिंग होती है, दिखाई देने या प्रतीत होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी। एक तो अपियर मतलब प्रकट होना, प्रतीत होना, लुक मतलब दिखाई देना, लुक देखना वो अलग है, लुक का मतलब दिखाई देना, और सेम सेम का मतलब प्रतीत होना। ये 3 वर्ब आपको ध्यान रखनी है कि ये वर्ब्स ऑफ अपियरिंग है, इनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। सी सीम्स सैड, ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुखी है, यानी वह दुखी प्रतीत होती है। ही लुक्स टायर्ड, वह थका हुआ प्रतीत होता है, वह थका हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ लुक्स का मतलब दिखाई देना है, देखना नहीं है। अब यदि आप देखना, लुक का अर्थ देखना हो, है ना, तो इसमें लुकिंग हो सकता है, लेकिन इसके साथ में एट वर्ब एट प्रीपोजिशन आता है, लुक एट। जैसे
आई लुक एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द बोर्ड, मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन, मैं लुकिंग स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ। तो ये देखना वर्ब है ना, ये स्टेटिक वर्ब नहीं है। दिखाई देना, लुक दिखाई देना, ये है स्टेटिक वर्ब है, ये स्टेटिक वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है। अब द मून एपियर्स ब्राइट, मून है वो चमकीला प्रतीत होता है, तो ये प्रतीत होना, दिखाई देना, तो ये स्टेटिक वर्ब है। एक एपियर का मतलब प्रकट होना होता है, फिर वो प्रकट होना होता है ना, तो वो स्टेटिक वर्ब नहीं रहती है, फिर वो एक्शन वर्ब हो जाती है, डायनेमिक वर्ब बन जाती है। तो फिर वो कंटिन्यूस रूप में आ सकता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि द मून एपियर्स ब्राइट, यानी प्रतीत होना, लगना, तो स्टेटिक वर्ब है, द मून एपियर्स ब्राइट। अब यदि ये हो द मून इज appearing from behind the hills, यानी कि जो मून है वो पहाड़ियों के पीछे से प्रकट हो रहा है, तो ये डायनेमिक वर्ब हो गई, क्योंकि प्रकट होना एक क्रिया, मतलब एक एक्शन हो गया, वो एक प्रोसेसिंग हो गई, पहाड़ियों के पीछे से निकलना, तो इसमें ये प्रोसेस है, इसमें ये एक्शन हो रहा है, डायनेमिक वर्ब है। और द मून अपियर्स ब्राइट, अब मून प्रतीत होना, लगना, इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन वाली वर्ब है वो स्टेटिक वर्ब होती है। सी लुक्स हैप्पी, वह खुश दिखाई देती है। अब खुश दिखाई देती है और देखना में फर्क है, तो ये दिखाई देना ये है स्टेटिक वर्ब, और देखना और उसके साथ में एट आता है तो वो होती है देखना, वो हो जाती है फिर एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब, फिर वो कंटिन्यूस में आ सकती है। फिर वर्ब्स ऑफ इमोशंस, अब इमोशंस यानी भावनाएं, इच्छा व्यक्त करने वाली क्रियाएं होती है, वो आपको ध्यान रखना है। इमोशन वाले वर्ब कौन कौन से, वांट मतलब चाहना, विश का मतलब इच्छा व्यक्त करना या कामना करना, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर, ये वर्ब आपको याद रखनी है। इन वर्ब का प्रयोग है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे आई एम वांटिंग नहीं होगा, आई वांट ए न्यू बाइसिकल होगा, आई एम वांटिंग नहीं होगा यहाँ। अब सी इज विशिंग नहीं होगा, वी आर डिजायरिंग नहीं होगा, आई एम फीलिंग हैप्पी ये नहीं होगा, आई एम फीलिंग हैप्पी ये नहीं होगा, लेकिन फील है, महसूस करना होता है, ठीक है। और फील डायनेमिक वर्ब तब होती है, यानी स्टैटिक वर्ब कब नहीं होती है। अब फील यानी आप किसी को टच करके, आप किसी को टच करके किसी को फील कर रहे हो, तो वहां डायनेमिक वर्ब हो जाएगी, वो फिर स्टैटिक वर्ब नहीं होगी, उसमें कंटिन्यूस फॉर्म आ सकती है, उसमें फिर कंटिन्यूस फॉर्म आ सकती है। जैसे आई एम फीलिंग द बार्क ऑफ ए ट्री, मैं एक पेड़ की छाल को फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। तो अब यहां देखो टच करके वो बार्क फील, जो पेड़ है, पेड़ की छाल को वो टच करके फील कर रहा है, तो यहाँ टच करने के संबंध में फील आया है, महसूस करना, तो वहां डायनेमिक वर्ब हो जाएगी, फिर वो स्टैटिक वर्ब नहीं रहेगी। जैसे आई फील हैप्पी, आई फील टायर्ड, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें जो फील है वो स्टेटिक वर्ब होती है, और उसमें कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आती है। यदि किसी को टच करके आप फील कर रहे हो, तब वहां आप कंटिन्यूस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम फीलिंग, जैसे द डॉक्टर इज फीलिंग, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स। अब जो डॉक्टर है वो पल्स फीलिंग कर रहा है, अब डॉक्टर पल्स फीलिंग कर रहा है, तो वो टच करके, छू कर, वो आपकी नस है, नाड़ी है, उसको महसूस कर रहा है, तो यहाँ जो फील है वो डायनेमिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब नहीं है। जैसे सी फील्स टायर्ड, आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, दे लव म्यूजिक, वे म्यूजिक को पसंद करते हैं, ही हेट्स डिसऑनेस्टी, वे डिसऑनेस्टी ने जो बेईमानी है उससे नफरत करते हैं, करता है। वी होप फॉर सक्सेस, हम सफलता की आशा करते हैं। आई प्रीफर कॉफी टू टी, मैं चाय की अपेक्षा कॉफी को ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये जो वर्ब है वो वर्ब्स और इमोशन होती है, और इनका यूज कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, पास्ट सिंपल आ सकता है, फ्यूचर सिंपल आ सकता है। फिर वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, अब ऐसी जो वर्ब्स जो सोचने, समझने या विश्वास करने से संबंधित होती है, उनका प्रयोग भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, उनका प्रयोग सिंपल या परफेक्ट में हो सकता है। यानी कि थिंक है, सपोज, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन और माइंड, ये जो वर्ब है इनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है। जैसे देख लो, आई थिंक यू आर रॉन्ग, मैं सोचता हूँ, या
मेरी राय है, मेरे विचार है कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वी नो द आंसर, अब यहाँ वी आर नोइंग नहीं होगा, हम आंसर जानते हैं। सी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, में इंग्लिश समझती है। आई रिमेंबर योर नेम, मुझे तुम्हारा नाम याद है। ही फॉरगेट्स माई एड्रेस, में मेरा एड्रेस भूल जाता है, या ऐसे नहीं होगा कि ही इज फॉरगेटिंग माई एड्रेस, में मेरा जो एड्रेस है वो भूल रहा है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब्स है और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग है। आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स, दे एग्री विद मी, दे आर एग्रीइंग विद मी, ऐसा नहीं होगा। कैन यू इमेजिन दिस, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? या व्हाट इज योर मीनिंग, व्हाट इज व्हाट आर यू मीनिंग, ये नहीं होगा, व्हाट आर यू मीनिंग नहीं होगा। फिर है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, स्वामित्व या अधिकार बताने वाली वर्ब है। इनको अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी पढ़ लिया था, फिर एक बार और पढ़ लेते हैं कि जो पोजेशन बताने वाली वर्ब है, पजेश है, ओन है, बिलोंग टू है, कंटेन है और कंसिस्ट ऑफ है। कंसिस्ट हमेशा अपने साथ में ऑफ लेता है, कंसिस्ट अपने साथ में हमेशा ऑफ लेगा। तो हैव है, उसकी दो फॉर्म, हैज और हैव होती है, और पास्ट की बात करेंगे तो हेड हो जाएगी। बेस फॉर्म है यानी कि वो हैव है, जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो हैज लगा देते हैं, और पास्ट टेंस की बात हो तो हेड लगा दिया जाता है। अब ये स्वामित्व या अधिकार बताएंगे, जैसे ही हैज ए सेलफोन, उसके पास एक सेलफोन है, या वह एक सेलफोन रखता है। आई ओन ए हाउस, मैं एक घर का मालिक हूँ। शी पजेसेस ए ग्रेट टैलेंट, यानी कि वह एक महान टैलेंट का स्वामित्व रखती है, यह धारण करती है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये जो किताब है मेरे से संबंधित है। बिलोंग के साथ में टू आता है। द बॉक्स कंटेन्स बुक्स, इस बॉक्स के अंदर किताबें हैं, तो कंटेन्स है। तो ये पोजेशन बताते हैं, स्वामित्व अधिकार बताते हैं। तो यहाँ कंटिन्यूस फॉर्म नहीं आएगी। वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनमें या तो प्रेजेंट सिंपल आएगा, या पास्ट सिंपल आएगा, या फ्यूचर सिंपल, या परफेक्ट कोई भी आ सकता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म इसमें